प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार तो कह रही है कि चाइना का कोई कब्जा ही नहीं है, हमारे टेरिटरी में है ही नहीं वो लोग। पर आपका चैनल तो कह रहा है आपका चैनल झूठ दिखा रहा है इसका मतलब। हम तो वही दिखा रहे हैं जो सैटेलाइट मैप दिखा रहे हैं। तो वो अब फिर या तो आप जानो या वो जाने। अरे अलते में भलते में राफे कवाली सब शाने खड़े ले कोई नहीं देता ताली। इनसे पूछना मोदी मोदी चिल्लाने से हाउस टैक्स माफ होता हो तो मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी। अरे मोदी ने तुम्हारी बिजली के रेट कम करे क्या? अगर बिजली के रेट कम होते हो मोदी मोदी चिल्लाने से मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। मोदी मोदी करने से पेट नहीं भरता, पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। जेब में था चिल्लर साथ वाले किल्लर काम करे कांड वाले लाइव बेड़ा थ्रिलर। अरविंद जी, बड़ा सवाल यह है कि आप कांग्रेस को लेकर बड़े सॉफ्ट हैं इन चुनाव में। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के रोड शोज के बाद, सोनिया गांधी जी की रैली के बाद कांग्रेस का टेम्पो भी बड़ा है और कहीं उससे आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आपका और उनका वोट बैंक सेम है? बिल्कुल 0 सीट आ रही है सर उनकी। जब से आपकी सरकार आई है दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई है, वाटर पानी भी बहुत फ्री हो गया है और बसेस में ट्रांसपोर्टेशन आपने बहुत नॉमिनल कर दिया है, कहीं कहीं फ्री है। तो इससे तो जो अलग स्टेट्स के लोग हैं वो यहाँ आ जाएंगे दिल्ली में और झुग्गियाँ बना लेंगे, लोग यहाँ पे आके रहने लग जाएंगे। वैसे ही इतनी पॉपुलेशन है तो आप और जो लोग आ जाएंगे उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो मतलब कि अगर ज्यादा लोग आएंगे इसलिए दिल्ली को अच्छा ना बनाया जाए। दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली देश का दिल है और पूरे देश के लोगों का सबका स्वागत है दिल्ली के अंदर। दिल्ली मिनी इंडिया है। मेरे रास्ते में किसी को मैं आने नहीं देता, मेरी सोच है सुलझेली में समझाने नहीं देता। बैराज सर, आपको पाकिस्तानियों की बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है, भारत के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, पारसीज की, सिखों की, उनकी बेरोजगारी सॉल्व हो गई। आप फिर आपसे उनकी बेरोजगारी सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए आपने जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए किया। आप फिर शाहीन बाग क्यों नहीं गए सर? क्या जरूरत है शाहीन बाग? क्या जरूरत है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप अपने चैनल के जरिए, एक मिनट, जेएनयू के एक मिनट, छात्र जाते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। आज तमाम इंटेलेक्चुअल्स जाते हैं, आप गए थे? मैं क्यों जाऊं? मैं आपसे एक चीज पूछता था। ये नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनिए, उन्होंने देश के अंदर बवाल मचाया है, बट शाहीन बाग नहीं। उन्होंने पूरे देश के अंदर जो बवाल खड़ा किया है वो इसलिए खड़ा किया है कि उनसे बेरोजगारी नहीं संभल रही। बट शाहीन बाग, उनके देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की। इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे, इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अब केवल 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये देश सारे धर्मों से बना है, ये देश सारी जातियों से बना है। इस देश के लिए हर व्यक्ति अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है और जो लोग इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश का हर बच्चा शिक्षित होगा। लेकिन हमारे देश के लोग बहुत महान हैं, वो कभी भी बदलने नहीं वाले। वो इनके और बीजेपी के मंसूबों के ऊपर पानी फेरेंगे। खोटा खोटा बात बंद ना है तो बाप बंद। एलजी कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? आपके एलजी साहब, अगर असेंबली की पावर है तो आज हो रहा है ये। तो आपकी प्रोसीजर क्या है कि लॉ डिपार्टमेंट का ये नहीं आया तो हमको जनता बेवकूफ है जो हमको चुना था, तो लॉ सेक्रेटरी को ही चुन लेती जनता।
जनता ने मुख्यमंत्री को चुना था, जनता ने एजुकेशन मिनिस्टर को चुना था, जनता ने आपको चुना था, तो जनता बेवकूफ है? जनता लॉ सेक्रेटरी को चुनने थी, क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री को चुनने की? बेवकूफ मत बनाओ आप। आज अगर यहाँ पे जो अभी उप मुख्यमंत्री ने बोला, अगर यहाँ कोई प्राइवेट मेंबर भी बिल पेश कर दे और ये पास हो जाए, कोई नहीं पूछने वाला लॉ सेक्रेटरी को, फलाने ढिमके सेक्रेटरी को। ये सेक्रेटरी चला ले तो ये देश डूबता थोड़ी, हमारी थोड़ी जरूरत पड़ती। ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश। कड़क बन मत बन तू ढोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला। सवाल आपसे यह है कि आप दुनिया को पाठ तो खूब पढ़ाते हो, लेकिन जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं ऐसा लगता है कि साम सूंघ गया अरविंद केजरीवाल को, साम सूंघ गया आम आदमी पार्टी को। ऐसा क्यों होता है कि आप मानते हो कि बाकी सब भ्रष्ट हैं, ईमानदारी का जो पहनावा है वो सिर्फ और सिर्फ आप पर है? और सोमनाथ भारती पर जब सवाल पूछे गए, आपने जैसे बाकियों से कहा कि जांच करा लीजिए, आपने वो पैमाना खुद अपने ऊपर क्यों नहीं अपनाया? फिर जांच होनी चाहिए। जब आपको मौका मिला तब आपने जांच क्यों नहीं कराई? आज आप मुख्यमंत्री नहीं है, आज आप ये कह रहे हैं, बड़ा आसान है आपके लिए कहना, बड़ी वाजिब सी बात है। जब आपके पास मौका था, people are judged by what they do when they're in power, not when they say when they're in opposition. Arvind, when you had an opportunity, you did not take that opportunity. You reacted in exactly the same fashion as the BJP and the Congress. You want to tell the people of India that you are different when you had the opportunity to be the difference. You developed cold feet, Arvind. आपने मेरे को कोई कागज ही नहीं भेजा। अब अगर आप ये सोचो मैं आपके सारे प्रोग्राम बैठ के देखता हूँ, सर मैं तो आपके प्रोग्राम देखता नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं होते फ्रैंकली। नरेंद्र आपके प्रोग्राम देखता नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं होते फ्रैंकली। एक बीजेपी का नेता खड़ा होकर कहता है औरतों को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। दूसरा नेता कहता है औरतों को 5-5 बच्चे पैदा करने चाहिए। इनके खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, कहते हैं मैं लड़कियों को जीन्स नहीं पहनने दूंगा। इनका दूसरा नेता कहता है लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इनका तीसरा नेता कहता है लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए। इनका चौथा नेता कहता है लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। कहां ले जाएंगे ये बीजेपी वाले इस देश को? ऐसे लग रहा है 16वीं 17वीं सदी में ले जाएंगे देश को। इनका मतलब है सारी औरतों को कमरे में बंद कर दो, बाहर ताला लगा दो, कह दो महिलाएं होगी सुरक्षित। इस बार क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जब चुनाव लड़ा जाएगा, और अभी वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी से वापस आए हैं, तो कहीं ना कहीं उससे परेशानी होगी आपको? दिल्ली का जवाब दे रहे हैं आपका। दिल्ली का चुनाव दिल्ली के काम पे होगा। 5 साल में दिल्ली सरकार ने जो काम किए उन कामों के ऊपर जनता वोट डालेगी। बीजेपी के किसी लोकल कैंडिडेट को अब अपना कंटेंडर देखते हैं? मनोज तिवारी, बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे, मरविजय गोयल, हर्षवर्धन। मनोज तिवारी जी गाना बहुत अच्छा गाते हैं, नाचते भी अच्छा है। मैंने अभी एक, आपने देखा उनके नाच का एक वीडियो चल रहा है, वो बियर की बोतल ली हुई है। नहीं पर अरविंद जी, कोई अगर कलाकार है, मैं मना तो नहीं कर रहा, बुरी चीज है? मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। नहीं तो क्या वो सीएम इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि वो नाचना गाना जानता है? मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सबको उनका वो रिंकिया के पापा सुनना चाहिए। धान का एमएसपी 1868 है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये 900,000 रुपए में बिक रहा है। मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहां ये फसल बेच के आए कि इसको एमएसपी से ज्यादा दाम मिल जाए। हवा में बात करने से क्या फायदा है? कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहां बेचने बताओ तो सही। उनसे पंजाब में खरीदेगा, उत्तर प्रदेश में उनसे 800 रुपए में बेच के वही बड़े बड़े पूंजीपति इतनी महंगाई कर देंगे कि वो पूरे देश के अंदर इसको महंगा बेचेंगे। ये पिछले 6-7 साल से आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया, कितना पैसा खर्च होता है चुनाव के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसके लिए देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं
और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने हाँ आँख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद बनना है तो बाप बंद। If you like the video, do like, share and subscribe to Billy Talks. Thanks for watching. मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टीमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पर ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फ़ोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर, कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फ़ोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फ़ोन ही बहुत है सर उनको। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर, आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप कृपया हमारी मदद कीजिए और अस्पताल में लोगों को, ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे, अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। सर, दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा आपने बढ़ाया, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसमें लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से, जब से कोटा बढ़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए, और नहीं तो जैसा अभी बताया गया, आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं, ऑलरेडी चल रहा है। सर, दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही, हमारी दिल्ली तक नहीं आ रहा। उसमें अगर हमें दिल्ली के लिए भी कॉरिडोर मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। आपने 2-3 जगह तो कर दिया सर, आपके इंटरवेंशन से मुझे पता चला। एक दिल्ली के लिए और करा दीजिए सर, यहाँ की हमारी 100 टन ऑक्सीजन उधर से आनी है। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में जो वैक्सीन बनाई है, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक साधुवाद के पात्र हैं। आपने इसमें जो प्रयास किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब लोगों को मिलकर कम से कम समय में अपने नागरिकों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसमें केंद्र और राज्य सभी सरकारों को हमको मिलकर काम करना है। अभी सर, केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 1 मई से
राज्य सरकारें सीधे कोरोना वैक्सीन खरीद सकती हैं। इसके बाद एक वैक्सीन की कंपनी ने अपने रेट जारी किए हैं कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपए में और राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे। सर, एक ही देश में एक ही सामान के दो रेट कैसे हो सकते हैं? वन नेशन वन रेट होना चाहिए। सारे देश को एक ही दाम पे वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगर देश एक है तो वैक्सीन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सीन मिले। जिस रेट पे केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है उसी रेट पे राज्य सरकारों को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। Prime Minister Narendra Modi today met with the chief ministers of the 10 states worst hit by the deadly second wave of COVID. His discussion with Arvind Kejriwal, which went live on TV for some time, became controversial as the Delhi chief minister talked about the capital's crippling oxygen crisis, and the central government later accused him of using the platform to play politics and spread lies. The Delhi government later expressed regret. My colleague Sanket Upadhyay joins us on the phone line. Sanket, it seems like it's Mr. Modi versus Mr. Kejriwal as hospitals scramble for oxygen. Deplorable that oxygen supply is now being politicized. What is the latest you can share with us? Well, yes, absolutely. This is an absolutely tragic situation where at a time when the Prime Minister and the Chief Minister were all assembled at this critical juncture to look at solutions, unfortunately, even that has been politicized. Actually, as you rightly mentioned, this was a meeting between the PM with all the chief ministers across the country. It was an important stock-taking meeting where the Prime Minister is trying to understand the problems and how to course correct. And suddenly it came to the notice of the Prime Minister that Chief Minister Arvind Kejriwal's address is being broadcast on live TV, being telecast on a news agency. The speech had to be stopped by the Prime Minister, where he pointed this out to Arvind Kejriwal, at which point Mr. Kejriwal did mention that he'll keep this in mind. However, a statement has come in from the Delhi Chief Minister's office where they seem to say that there was no protocol, no such set protocol dictating that chief ministers cannot broadcast their part of, their speech on national television. In fact, off record, many sources in the Aam Aadmi Party say that the Prime Minister himself has done this in the past, where meetings between the Chief Minister and the Prime Minister, the PM's portion has been telecast live on television. However, the Delhi government does express regret and hopes that more than this controversy, the message that Arvind Kejriwal has wanted to give or deliver to the Prime Minister is delivered and early action can be taken.